वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने मैट्रिसेस में इस मैट्रिक्स की मदद से हमने लास्ट टाइम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा था। उससे पहले हमने इसका एडजॉइंट निकालना सीखा था। हम अब अपने फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स हमने निकाला है पहले भी वो, लेकिन सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का था। ये थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन मैं पहले आपको इन्वर्स का फॉर्मूला बता दूं। फॉर एग्जांपल डी मैट्रिक्स है और आपको इसका डी इन्वर्स मालूम करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस वर्ड है। मैं इसको एम्बिग्यूअस क्यों कह रहा हूँ कि एंड इन्वर्स का वर्ड एक्चुअली हम बच्चों को दो तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दो सेंस में। एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फिर इन द एंड जब इस चैप्टर तक आते हैं तो खाली इन्वर्स कहना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें यहाँ इन्वर्स से हमारी मुराद क्या है। ठीक, तो इन्वर्स से हमारी मुराद यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम -1 की पावर लगा के शो करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। डी इन्वर्स को अब एक चूंकि मैट्रिक्स है और उसके इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, वो होगा 1/d डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट डी। तो उसका मतलब आपको इन्वर्स मालूम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। असल कैलकुलेशन जो आपकी है, जो आपको इन्वॉल्व है, वो है एडजॉइंट मालूम करने में। दिस इज द लॉन्गेस्ट कैलकुलेशन। इसमें आपको एक मैट्रिक्स मालूम करना है, डी का एडजॉइंट मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट निकालना है डी का, जो कि हम लास्ट लेसन में अपना निकालना सीख चुके हैं। तो ये दोनों काम अगर आप कर लेंगे तो फिर एडजॉइंट इन्वर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ रखना और एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मेरा एग्जाम्पल बहुत अरसे से चल रही है। जैसे डी मैट्रिक्स मैंने इसका नाम रखा हुआ, मैंने इसके सारे माइनस भी कैलकुलेट करके मालूम करके लिख दिए हैं। कैलकुलेशन जो हमने की है वो उसकी को फैक्टर की है, तो ये 9 के 9 को फैक्टर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब पहला काम क्या किया जाए, दिस इज योर चॉइस। आपको दो काम करने हैं। आपको इन्वर्स मालूम करने के लिए एक तो आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है और दूसरा आपको एडजॉइंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट निकालना, इसके हमने कई तरीक़ों से डिटर्मिनेंट निकाल के देखे हैं। इसकी वैल्यू हमें डिटर्मिनेंट की मालूम है। क्विकली मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके यहाँ नोट कर रहा हूँ ताकि इस कहानी से हम फारिग हो जाएं और फिर हम दूसरी चीज़ की तरफ चल सकें। सो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको ये काम करना है। ये पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी रो या किस कॉलम से इसको एक्सपेंड करना है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हमारे पास तो सारी की सारी वैल्यू लिखी हुई हैं, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। जिससे चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अच्छा ये होगा कि उस रो या कॉलम को चूज़ करें जिसमें मैक्सिमम 0 आ रहे हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो चूँकि हम सारे के सारे को फैक्टर निकाल ही चुके हैं, तो लिहाजा फ़र्क नहीं पड़ता इससे भी। लेट्स डू दैट। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक्सपेंडिंग थ्रू, दिस इज़ माई वेरी पर्सनल चॉइस। मैं यहाँ ले रहा हूँ थर्ड रो को। थर्ड रो के थ्रू इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ना थर्ड रो ये है जी, थर्ड रो 2 1 0। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा एक 0 आ रहा है, लाजमी मुझे कैलकुलेशन से 2 की करनी पड़ेगी, अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिएगा ये नंबर क्या है, 2 1 0। ये आ गया यहाँ पे 2, ये आ गया 1, ये आ गया 0। अब इस रो के जो थर्ड रो है, इसके 3 को फैक्टर्स हैं। थर्ड रो है तो रो तो 3 रहेगी, लेकिन कॉलम चेंज होंगे, D31 D32 D33। तो यहाँ क्या आएगा, D31, यह आएगा D32, यह आएगा D33।
ये तो एक्चुअल फार्मूला है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये तो नंबर्स हैं, इनके साथ तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये ज़ीरो है, लिहाजा इसकी कैलकुलेशंस को तो हम यहीं छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी D33 की वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। लिहाजा हम इस पर फोकस कर रहे हैं, 2 टाइम्स D31। व्हाट इज़ D31? ये 4 प्लस 1 टाइम D32, व्हाट इज़ दैट? 7। इसको मैं जस्ट टू शो यू ज़ीरो लिख दे रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं इसे ना भी लिखता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ 2 4 ज़ा 8 प्लस 7 1 ज़ा 7, रिजल्ट इज़ 15। ठीक है, ये हम करके देख चुके हैं, दिस इज़ ऑलरेडी डन। पिछले लेसन में हमने तमाम के तमाम पॉसिबल मेथड, जो 6 पॉसिबल मेथड्स हैं, उनसे डिटर्मिनेंट निकाला था और सब में से एक ही वैल्यू निकल के आ रही थी 15। तो ओके, मैं इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट आ गया, D का डिटर्मिनेंट आ रहा है 15। ये कैलकुलेशन हमारी मुकम्मल हो गई, इसको भी हम एंटर करके छोड़ दे रहे हैं। दूसरी बात, जब डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो हमने क्या देखा, तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, जब ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। D इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बार बार हम कह चुके हैं। ये ज़रूर नोट कीजिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही लिख देंगे तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर का पता है। इसका मतलब D का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इन्वर्स का वजूद है। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो फिर आप उसको छोड़ देंगे और आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, लिख देंगे इन्वर्स ऑफ D डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये ज़ीरो होता तो हमारा जवाब होता सिंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे क्या लिख देते, इन्वर्स ऑफ D डज नॉट एग्जिस्ट। बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे और हमें आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन के बाद ही हम सवाल को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें यकीनन ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती। नाउ चूँकि ये मालूम हो गया हमें नॉन सिंगुलर है, तो आगे कैलकुलेट करना है इसको। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब इन्वर्स के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए था और एक हमें चाहिए था एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, एडजॉइंट को ADJ, एडजॉइंट ऑफ D, ये आपको निकालना है। उसका तरीका आपको बताया था कि इस मैट्रिक्स में आपने तमाम के तमाम कोफैक्टर्स लिखने हैं। कोफैक्टर्स क्या हैं, ये है D11, D12, D13, D21, D22, D23, फिर D31, D32, D33, और इसके ऊपर क्या लगाना है, T, ट्रांसपोज। पहले तो वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, ये वैल्यूज सारी की सारी हमने कैलकुलेट करके लिखी हुई है और हम पहले भी इसको देख चुके हैं कैलकुलेट करके, लिहाजा मैंने इस मरतबा इसको शो करना ज़रूरी नहीं समझा। आई एम इंसर्टिंग द वैल्यूज हियर। D11 -2 4 3, फिर नेक्स्ट रो जो है 2 1 2 2 2 3, 3 -6 3, थर्ड रो 4 7 -6, और सर पे इसके ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लीजिए, मसला हो जाएगा। ट्रांसपोज को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक, हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। सो क्या करना है नाउ,
जितनी भी रोज़ हैं उनको कॉलम बना देंगे, या जितने भी कॉलम हैं उनको रोज़ बना देंगे, आपकी चॉइस है। तो मैं रोज़ के हिसाब से चल रहा हूँ। ये रो 1 है, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। ये रो 1, रो 2, रो 3। अब ये क्या होगा, ये कॉलम बन जाएंगे। सिंपली इसको कॉलम में लिख देना है। रो लेफ्ट टू राइट जाती है, कॉलम टॉप टू बॉटम जाएगा। तो ये पहला मेंबर होगा -2, 4, 3। पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई। दूसरी रो ये दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 3, -6, 3। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी 4, 7, -6। ये आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट डी। ये एक मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, जैसे ये थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अंदर कोफैक्टर्स हैं और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकाल दिया गया, दैट्स ऑल। अब हम जा रहे हैं इन्वर्स की तरफ। सो इन्वर्स इज़ नो मोर अ डिफ़िकल्ट टास्क। मैं ये कैलकुलेशन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ स्पेस के लिए, सो दैट हम आगे, लेकिन मैं ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ रखूँगा क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है, सो दैट वी कैन लिंक इट। अब कोफैक्टर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोफैक्टर्स की ज़रूरत थी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, 3 कोफैक्टर्स यूज़ किए, और एडजॉइंट निकालने के लिए हम कर चुके हैं। नाउ इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें निकालना है डी इन्वर्स। कैसे निकलेगा, 1/d डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट डी। 1/d डिटर्मिनेंट 15, और ये है एक मैट्रिक्स एडजॉइंट डी, ये वाला। आपको इसे यहाँ लेकर आना है, -2, 3, 4, 4, -6, 7, then 3, 3 and -6। वेरी बेसिक कैलकुलेशन। ये पूरे का पूरा एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है हर वैल्यू से इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1/15 से, तो ये बन जाएगा -2/15। जब 3 मल्टीप्लाई होगा, मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ ताकि मैट्रिक्स के अंदर लिख कर कैलकुलेशन को दोबारा करना बहुत मुश्किल होगा। देखिएगा 1/15 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस 1/15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 3, 3 5 15। ओके, तो ये बन जाएगा 1/5। तो मैं डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर लीजिए या साइड में कर लीजिए। जब 1/15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, आ जाएगा 4/15। ओके, हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यूज़ कर चुके हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। नाउ 1/15 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा जो उससे पहले आया, 4/15। फिर 1/15 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 1/15 मल्टीप्लाइड बाई -6, तो क्या होगा कि 3 से कट जाएगा, 3 5 15 एंड 3 2 6, तो ये हो जाएगा -2/5। नाउ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 से, तो ये आ जाएगा 7/15। 7 इज़ ए प्राइम नंबर, कोई कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 1/15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, तो क्या आया था 1/5। फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1/5 आ जाएगा। फिर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी करके देख चुके हैं, -2/5 आया था, तो वही नंबर आएगा -2/5। This is your D inverse, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ D। अगर आपसे कहा जाए कि इसको चेक करें, कैसे करेंगे? देखिए, जब आप इसको चेक करें, चूँकि हमने इसका यूनिट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है,
क्लास 10th के अंदर इसको यहाँ ख़त्म कर दिया गया। ये आपके लास्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इफ़ आई फर्दर गो टू चेक इट, ये आपके करिकुलम से बियॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये बातें क्लास 11th में कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो हम इसको यहीं क्लोज कर रहे हैं। एक्चुअली इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, जैसे इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 1/5 है, इसको हमने इसके इन्वर्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। इसे जब डी इन्वर्स को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 डी मल्टीप्लाइड बाई डी इन्वर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू अ यूनिट मैट्रिक्स जिसको आई से डिनोट करते हैं और साथ लिख देते हैं 3 × 3, ब्रैकेट लगा देते हैं I3 ये कि उसके 3 रोज और 3 कॉलम का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यूनिट में। अब वो यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है, उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज का 1 होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th के अंदर नहीं डिस्कस किया गया है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन क्लास 10th, लिहाजा हम इसको चेक करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा क्लास 10th में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा, क्योंकि इन्वर्स निकालने में आप थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के तमाम की तमाम चीज़ों को यूज़ कर लेते हो। क्या करते हो, सबसे पहले आप इसके 9 के 9 माइनर्स मालूम करोगे, फिर 9 को फैक्टर्स निकालोगे, सो दीज आर द ह्यूज कैलकुलेशन। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट पहले भी निकाला जा सकता है और मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कोई एक रो लेनी है और रो को लेने के बाद आपने उसको लेट मी इलॉबरेट दिस प्रोसेस कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहिए ताकि ये चेक कर सकें कि जो मैट्रिक्स है कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। उसके लिए आपको करना वही पड़ेगा, आप सेलेक्ट करेंगे, पहले आप निकालेंगे सिलेक्ट, ठीक है, आर रो और कॉलम, कोई भी एक चूज कर लीजिए, कोई एक रो या एक कॉलम चूज कर लीजिए। ठीक है, एंड थ्रू दैट आप पहले कैलकुलेट कीजिए डिटर्मिनेंट। पहला स्टेप आपका होना चाहिए फाइंड डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो इससे आप एक फैसला कर पाएंगे क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये डिसाइड करना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो फिर आपकी कैलकुलेशन रुक जाती है। ठीक है, कोई एक रो या एक कॉलम लेना है आपने और उससे डिटर्मिनेंट निकालना है। निकालने का तरीका आपको आता है कि पहले आपने सारे माइनस निकालने, फिर उसके कोफैक्टर्स निकालने और फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर सिंगुलर आ गया तो आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे, लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नॉन सिंगुलर आ गया तो लिख देंगे इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट है तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस सिंपल एज दैट। तो यू विल कैरी आउट विद द कैलकुलेशंस। और कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर आप सेकेंड स्टेज पे जाएंगे और आप तमाम के तमाम ऑल माइनस निकालेंगे। मैं ऑल को फैक्टर्स लिख दे रहा हूँ, को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको माइनस तो चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद में आप तीसरे स्टेज पे जाएंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और फिर आप फाइनल स्टेज पे उसका इनवर्स निकाल सकेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अगर मुझे असेस करना है किसी बच्चे को तो मैं कुछ भी पूछने से डिटर्मिनेंट और मैं एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछूंगा कि किसी भी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। तो जितना भी कुछ हमने थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है वो तमाम का तमाम इसमें कवर हो जाएगा। सब चीज़ें चेक हो जाएंगी इसमें। आपका माइनर का नॉलेज चेक हो जाएगा, आपका कोफैक्टर का नॉलेज चेक हो जाएगा, डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा, एडजॉइंट भी आ जाएगा एंड इन द एंड इनवर्स भी आ जाएगा। लेकिन उससे आगे इनवर्स को कंफर्म करना वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ओके, सो अपने नेक्स्ट लेसन में हम एक एग्जाम्पल आपकी किताब से सॉल्व करेंगे एंड देन यू मे कंटिन्यू। थैंक यू।